फजर के बाद बीबी जान का जनाजा पढ़ाकर इन्हें दफना दिया गया। वो वादी की सरदारनी थी। इनकी वफात पर पूरी वादी जमा हो गई थी। हर आंख अश्कबार थी, हर दिल रो रहा था। वो जनाजे के बाद वीरान सी दालान के चबूतरे पे बैठी थी। आंसू लड़ियों की सूरत में इसकी आंखों से गिर रहे थे। वो इसकी माँ जैसी थी, दोस्त जैसी थी और बाप जैसी थी। इसे लग रहा था सदमे ने इसे ढह दिया है, वो शायद कभी जुड़ ना पाएगी। इसकी सबसे बड़ी ढाल और सहारा ख़त्म हो गया था। मेहरी जहांगीर धीरे से इसके साथ आ बैठे। इसने भीगी आंखें इनकी तरफ उठाई। वो बरसों के बीमार लग रहे थे। हम इनके लिए बहुत दुआ किया करेंगे बाबा जान, इससे इनकी रूह को सुकून मिलेगा। वो अपना दुख भूल कर इन्हें दिलासा देने लगी। मगर मुझे कभी नहीं मिलेगा, वो मुझसे नाराज गई हैं मेहरी। इस दुनिया की नाराज़ियाँ यहीं तक होती हैं बाबा जान। जान निकलने के बाद हर रूह को अपनी निजात की फ़िक्र होती है। हम इनके लिए दुआ करते रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। इसने होले से इनका हाथ पे हाथ रखा। तुम्हारी उम्मीदें हमेशा ज़िंदा रहती हैं मेहरी, वरना मुझे लगता है अब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा। ऐसे ना सोचे बाबा जान, मैं हूँ ना आपके पास। इसने बहुत एतमाद से इनका हाथ दबाया। उन्होंने बेयकीनी से डुबडुबाई आंखों से इसे देखा। तुम्हें मेरा यकीन है मिनाल के मामले में, इस मामले का फ़ैसला जब होगा तब देखा जाएगा। इसका अंदाज़ा मुबहम था। फैसला तो हो गया है मेहरमा, क्या तुम नहीं जानती कि रिपोर्ट्स? फैसला अभी नहीं हुआ, फैसला जुमे के हवेली के दिन होगा। बीबी जान नहीं रही अब। क्या आप नहीं जानते कि बीबी जान ने अपने बाद मेहरमा को वादी की सरदारनी बनाने का कहा था? ये इनकी वसीयत थी। वादी की सरदारनी को चुनने का हक सिर्फ इन्हीं को था और इन्होंने आपके ऊपर मुझे चुना था। मैं इस वादी की नई सरदारनी हूँ बाबा जान, क्या आप नहीं जानते? वो अजीब से लहजे में बोली तो वो चौंक कर इसे देखने लगे। वो एकदम इस मेहरमा से मुख्तलिफ लग रही थी जिसे वो जानते थे, कतन अजनबी और गैर आशना, गैर शनासा। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अब फैसला करने के लिए क्या बचा है? वो लड़की तो सारे सबूत जमा करके ले आई है। बीबी जान की वजह से शहला रुक गई है, मगर मैं जानता हूँ वो इनके 40वें के बाद मुझसे खुला लेकर चली जाएगी। सोनी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, हुसनैन मुझसे निगाहें नहीं मिलाता और मेहरमा फिर भी कहती है कि फ़ैसला अभी होना है। वो अटल लहजे में कहती उठ खड़ी हुई। जुमे की नमाज के बाद दोपहर 2 बजे बड़े कमरे में सबको इकट्ठा कीजिए, फ़ैसला तभी होगा। किसी मलका की तरह हुक्म सादर करके वो मुड़ी और छोटे छोटे कदम उठाती बरामदे की जानिब बढ़ गई। जहांगीर शाह दबंज में मुब्तला बैठे इसे जाता देख रहे थे। वो क्या करेगी, इन्हें कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था। मेहरमा ने कहा था फैसला जुमे को ही किया जाएगा, और इसने ठीक कहा था। ना किसी की कोई दलील सुनी, ना हेलो हजरत, हर एक को बस हुक्म सुनाया। नमाज के बाद बड़े कमरे में जमा हो जाओ। फिर किसी के पास बहस की गुंजाइश ही नहीं रहती थी। ये हर वक्त हिलावत से मुस्कुराती मेहरमा नहीं थी, ये सपाट बारोब चेहरे वाली वादी की सरदारनी थी। इसके आगे जहांगीर शाह भी कुछ नहीं बोल पाए थे। जुमे की नमाज के बाद एक एक करके सब बड़े हॉल में आने लगे। हसनैन शलवार कमीज़ और शॉल ओढ़े चुपचाप एक सोफे पे आ बैठा। साथ ही सोनी बुझी बुझी सी बैठी थी। ज़बरदस्ती की ओढ़ी बड़ी सी कढ़ाई वाली स्याह चादर में इसका चेहरा जर्द लग रहा था। इसके दूसरी तरफ शहला बराजमान थी। रिवाज के मुताबिक दुपट्टा इनके भी सर पे था, मगर चेहरे पे बेपनाह कड़न थी। मुकाबिल सोफे पर जहांगीर शाह बैठे थे। वो हाथ में पकड़े मोबाइल पर मुसलसल बटन दबा रहे थे। शायद वो शहला या सोनी की तरफ नहीं देखना चाहते थे। इनके सोफे के पीछे रजा खड़ा था, हाथ बांधे सर झुकाए मौदब सा। सरबराही ऊंची कुर्सी खाली थी, इस पे बीबी जान बैठा करती थी, मगर आज इस पर मेहरमा को बैठना था। चौखट में ज़रा सी आहट हुई। धीरे से मिनाल चलते हुए अंदर आई। इसके लिए जहांगीर के सोफे के साथ ही सोफ़ा रखा गया था। किसी ने इसे सर उठाकर देखने का तकल्लुफ़ भी नहीं किया। वो चुपचाप एक सोफे पर आ बैठी। अब वो सरबराही कुर्सी के बिलमुकाबिल खड़ी थी। दफतन हाल का बगली दरवाज़ा खुला। बहुत सी गर्दनें इस जानिब को मुड़ी। मेहरमा चौखट अबूर कर अंदर आ रही थी। बीबी जान की सफ़ेद शीशों के काम वाली बड़ी शॉल में खुद को समोए वो सपाट चेहरा लिए अपनी कुर्सी पे आ बैठी। हाल में गहरा सन्नाटा छा गया। सब सांस रोके इसको देख रहे थे। मिनाल, यही नाम है ना तुम्हारा? इसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। जी। मिनाल ने आहिस्ता से सर इस बात में हिलाया। क्या तुमने दादी की सरदारनी का फैसला कबूल करने का यकीन दिलाया था? जी। इसकी आवाज़ में अजब बगावत थी। ठीक है, आज फैसला होगा और शरई हिसाब से होगा। इसने उंगली से एक तरफ इशारा किया। सबकी निगाहें इस तरफ उठी। वहाँ एक कोने में शेल्फ बना था, जिसके ऊपर खाने में गुलाफ लिपटा कुरान मजीद पर रखा हुआ था।
मिनाल के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैं कुरान पे हाथ रखकर कसम उठाने को तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ, जहांगीर ने चुपते हुए लहजे में कहा था। मिनाल, तुम जाओ और वजू करके आओ, फिर कुरान मजीद को इधर सामने उठा कर लाओ। इसने दोनों की बात का जवाब नहीं दिया, बस सपाट निगाहों से मिनाल को देखते हुए हुक्म सुनाया। वो सर हिलाकर उठी। कमरे में यूं ही खामोशी छाई रही, यहाँ तक कि वो वापस आई तो इसका चेहरा, हाथ आस्तीनों के किनारे गीले थे, दुपट्टा सर पे था और कुरान पाक हाथ में। वो अपने सोफे पर बैठी नहीं, बल्कि वहीं खड़े खड़े एक हाथ में कुरान मजीद पकड़े, दूसरे को इसके ऊपर रखा। मैं अल्लाह के नाम की कसम उठाती हूँ कि मैंने तुमसे कसम उठाने को नहीं कहा। मेहरमा ने तेज़ लहजे में इसे रोका। फिर मिनाल की आंखों में उलझन उभरी। तुम अपनी बात दोहराओ। जहांगीर शाह को मेरी माँ के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, जिसका इतराफ़ ये दोनों मेरे सामने कर चुके हैं। ये मुझे अपनी बेटी भी तस्लीम करते थे और ख़र्चा पानी भी देते थे, मगर माँ के मरने के बाद मुझसे एराज़ बरतने लगे। मिनाल तेज़ी से बोली, यानी कि तुम जहांगीर शाह को जना बिल रज़ा का मुलजिम ठहराती हो? जी, वो पुरएतमाद थी। मेहरमा ने चेहरा जहांगीर की तरफ मोड़ा। जहांगीर शाह क्या आपके इस लड़की की माँ से नाजायज़ ताल्लुकात थे? नहीं। इनका लहजा सख्त था। सोहनी ने मुंह फेर लिया और शहला ज़ेर लब कुछ बड़बड़ाई। मेहरमा ने चेहरा वापस मिनाल की जानिब फेरा। ये इनकार कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये इनकार ही करेंगे, मगर मेरे पास भी सारे सबूत हैं। इनके वो तमाम चेक्स, अस्पताल के बिल, मेरा डीएनए टेस्ट। और बीबी जान, हम किसी डीएनए टेस्ट को नहीं मानते। बीबी, हम किसी डीएनए टेस्ट को नहीं मानते। मेहरमा ने नागवारी से इसे झिड़का। आप डीएनए टेस्ट को नहीं मानती? मिनाल के चेहरे पे हैरत उभरी। मैं नहीं, अल्लाह की किताब में इसका कोई जिक्र नहीं है, मगर इस वक्त तो ये सहूलत नहीं थी। और साइंस? बीबी, ये दुनिया साइंस ने नहीं बनाई, तुम्हारे और मेरे रब ने बनाई है। और ये किताब जिस रब का कलाम है, क्या उसे को नहीं मालूम था कि कभी ये सहूलत मैसर होगी? इसके बावजूद हमारे दीन में हदूद के मुकदमे के फैसले में डीएनए टेस्ट का कोई तसव्वुर नहीं है। मगर तुम बताओ, क्या तुम अपनी बात पर बजिद हो? येस ऑफ कोर्स। यानी कि तुम बजिद हो कि ये शख्स दानी है? जी बिल्कुल। इसने शाने उचकाए। ठीक है, मैं तुम्हारा इल्ज़ाम मानकर इस शख्स पर 100 कोड़ों की हद नाफिज करती हूँ, मगर तुम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इन चारों को ले आओ। किन चारों को? इन 4 गवाहों को जिन्होंने जहांगीर शाह को तुम्हारी माँ के साथ गुनाह की हालत में देखा हो। मिनाल ने उलझ कर इसे देखा। कौन से 4 गवाह? मेरा मतलब है मेरे पास। इनको तो किसी ने नहीं देखा। क्या तुम्हारे पास 4 गवाह नहीं हैं? मेहरमा के चेहरे पर मसनूई हैरत उभरी। मेहरमा बीबी, ऐसे काम 4 लोगों के सामने नहीं होते, बल्कि रात के अंधेरों में बंद दरवाजों के पीछे होते हैं। मगर 4 गवाह तो तुमने लाने हैं मिनाल, वरना तुम इस शख्स की बेटी साबित नहीं होगी। मेरी डीएनए रिपोर्ट, जहन्नम में गई तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट। मैंने कहा ना, हमारे नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं है। 4 गवाह मिनाल, 4 गवाह लाओ जिन्होंने इन दोनों को वाक़तन हालत गैर में देखा हो। मैं 4 गवाह कहाँ से लाऊं? वो परेशान सी खड़ी थी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी के गुनाह के वक्त 4 लोग इकट्ठे होकर देखें। अगर 4 लोग होते तो क्या वो इनको रोकते नहीं? ऐसा कहाँ होता है मेहरमा बीबी? ये मेरे रब का फैसला है। मिनाल, 4 गवाह लाओ, मैं तुम्हें इस शख्स की बेटी करार दे दूंगी। ओके फाइन। आप अपने वालिद को बचाना चाहती हैं? ठीक है, ना करार दें। मुझे इनकी बेटी नहीं है, मेरे पास 4 गवाह। सोच लो। सोचना क्या? जब नहीं है गवाह तो मैं क्या करूं? ठीक है, फिर फैसला वाज़ा करो। वाज़ा है क्या? वो ठटकी, कहीं कुछ गलत था। कज़फ, तुम कज़फ की मुजरमा साबित होती हो। तुमने एक पाक दामन शख्स पर जना की तोहमत लगाई है, तुम्हें 80 कोड़े लगाए जाएंगे। व्हाट? मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं कसम उठाने को तैयार हूँ। इसके चेहरे का रंग पहली दफ़ा फीका पड़ा। रज़ा, ये कोड़ा उठाओ। मेहरमा ने रज़ा को इशारा किया। खुदम ब खुद खड़ा था, चौंक कर मेहरमा को देखने लगा। रज़ा, मैंने कहा ये कोड़ा उठाओ। मेहरमा की आवाज़ में सख्ती और आई। सोहनी और हुसनैन सांस रोके अभी तक इसी कोड़े को देख रहे थे। रज़ा धीरे से आगे बढ़ा और केस में रखा कोड़ा इसके हैंडल से उठाया। स्याह चमड़े का लंबा सा हंटर। हॉल कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया। वो अब कोड़ा उठाए उलझी सवालिया निगाहों से मेहरमा को देख रहा था। तुम शराइत से वाकिफ हो रज़ा। कोड़ा मारते वक्त तुम्हारी कलाई तो हरकत करे, मगर बाजू ऊपर ना उठाया जाए। रज़ा ने खाइफ निगाहों से इसे देखा और मिनाल का रंग निचड़ चुका था। नहीं मेहरमा बीबी, आप मुझे ये सज़ा नहीं दे सकती। रज़ा, तुम इसे पूरे 80 कोड़े लगाओगे? शुरू करो। रज़ा ने कोड़े को हरकत देनी चाही, मगर इसके हाथों में वाज़ा लर्जिश उतर आई थी। नहीं रज़ा, आप मुझे नहीं मार सकते। मैं अपना दावा वापस ले लूँगी, प्लीज़। वो खौफज़दा सफ़ेद चेहरे लिए मिन्नत करने लगी थी। ये बात तुम्हें बहुतान बांधने से पहले सोचनी चाहिए थी। शुरू करो रज़ा। रज़ा का चेहरा पसीने में भीग चुका था। वो बेबसी से कभी हाथ में पकड़े कोड़े को देखता, कभी मिनाल के सफ़ेद फटक चेहरे को। रज़ा, मैंने कहा शुरू करो।
मेहरमा की सख्त आवाज़ बुलंद हुई तो वो आगे बढ़ा और बाजू बगल से जुदा किए बगैर बस कलाई को घुमाए पूरी कुव्वत से हंटर मिनाल की कमर पर मारा। वो एक ज़ोरदार चीख के साथ बिलबिलाकर घुटनों के बल गिरी। नहीं, मुझे मत मारो प्लीज़, वो रोने लगी थी। एक मेहरमा ने बंद मुट्ठी में से शहादत की उंगली निकालकर बुलंद की। रज़ा ने बेबसी से इसको देखा, रहम या तरस की आस पे, मगर मेहरमा का चेहरा बर्फ़ की तरह सर्द था। इसने शिकस्तगी से कलाई को घुमाया और ज़ोरदार ज़रब मिनाल के कंधों के पिछले हिस्से पर लगाई। इसकी दर्दनाक चीखें फ़िज़ा में बुलंद हुई थी। नहीं प्लीज़, मुझे मत मारो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, कुछ नहीं बिगाड़ूंगी तुम लोगों का, प्लीज़। 2 मेहरमा उंगलियों का इशारा किए अब मुंतज़िर से रज़ा को देख रही थी। जहांगीर शाह के चेहरे पर भी इतनी ही सख्ती थी जितनी मेहरमा के चेहरे पर भी थी। अलबत्ता सोनी, हुसनैन और शहला शौक से सारी कार्रवाई देख रहे थे। रज़ा की आंखें सुर्ख पड़ने लगी थी। बमुश्किल हिम्मतें मजतमा करके इसने हाथ घुमाया और लहराकर हंटर इसकी कमर पर मारा। फिर बिना वक्फे के 3 दफ़ा इसने ज़रब लगाई, मगर फिर थक कर मेहरमा को देखा। अभी से थक गए रज़ा, अभी तो 74 कोड़े और भी मारने हैं, प्लीज़ प्लीज़। मिनाल इस तरह रो रही थी। रज़ा ने सख्ती से आंखें मींची और हंटर लहराए। मिनाल का रंग खौफ से लट्ठे के मानिंद सफ़ेद पड़ चुका था। वो हंटर लहराते देखकर ही चीखने लगी और बिलाखिर सोने ज़ब्त खो बैठी। रहम मेहरमा, रहम करें इस पर, वो मर जाएगी। इसने हाथ जोड़ दिए। मेहरमा ने नागवारी से सोनी को देखा। क्या अभी तुमने सुना नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें हदूद की सज़ा के वक्त मुजरिमों पर रहम खाने से मना किया है? मगर मेहरमा, ये वाकई पापा की। एक लफ्ज़ तुमने मजीद कहा सोनी तो इस बोतान बोझ तुम भी उठाओगी और यही इससे कोड़े तुम्हें भी लगवाई जाएंगे। वो और सोनी का तो गोया सांस खुश्क हो गया। वो अध खुले मुंह के साथ वापस जा बैठी। तुम अपना काम जारी रखो रज़ा, ताकि यहाँ बैठे हर शख्स को मालूम हो कि किसी पर तोहमत लगाना बच्चों का खेल नहीं होता। बैठे रहो हुसनैन और ये सज़ा देखो, ताकि ज़िंदगी में कभी तुम्हें भी किसी पर तोहमत लगाने की हिम्मत ना हो। हुसनैन जो दिल बर्दाश्ता होकर उठने वाला था, इसकी तंबीह पर बेबसी से दोबारा बैठ गया। रज़ा के हाथ अब लरज़ रहे थे। इसने बमुश्किल कलाई घुमाई और हंटर लहराकर मिनाल के दाएं शाने पर आ पड़ा। वो बिलक बिलक कर रो रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मगर मेहरमा इसे नहीं सुन रही थी। वो उंगलियों पर कोड़े गिर रही थी। 7 रज़ा ने आंखें बंद कर लीं और पूरी कुव्वत से हंटर आगे से लहराया। अब के वो मिनाल के घुटने पर लगा। छोड़ो छोड़ो मुझे, वो हज़ियाना अंदाज में चिल्लाती खड़ी हुई। तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। वो लड़खड़ाई हुई आगे बढ़ी और वहशियाना अंदाज में रज़ा का गिरबान पकड़ झंझोड़ा। तुमने कहा था सब ठीक हो जाएगा। तुमने कहा था बीबी जान रिपोर्ट्स पर यकीन कर लेंगी। तुमने कहा था बीबी जान फ़ौरन जायदाद में से हिस्सा अलग कर देंगी। और अब तुम मुझे मार रहे हो। मेहरमा बीबी, ये सब इसने क्या किया? वो इसका गिरबान पकड़े चिल्ला रही थी। रज़ा पत्थर का बुत बना खड़ा था। कोड़ा कब इसके हाथ से फर्श पर जा गिरा, इसे पता भी ना चला। इसने कहा था कि शहला बीबी शाह पर शक करती हैं अगर मैंने इनकी हमदर्दी ले लूं तो, और इसने कहा था कि ये तब ही मुझसे शादी करेगा जब मैं शाह की बेटी साबित होकर शाह की जायदाद का हिस्सा हासिल कर लूँगी। सारा मंसूबा इसी का था। इसने कहा था मेरी आंखें शाह से मिलती हैं और शाह ने तरस खाकर मेरी माँ की बहुत मदद की थी। शाह मुझे बेटी ना तस्लीम करे तब भी अगर बीबी जान को मेरा यकीन आ गया तो फैसला मेरे हक में होगा। इसे पता चला था जहांगीर शाह अपनी रिपोर्ट्स इसके अलावा किसी के हाथ में नहीं देंगे। मुझे जाने दो मेहरमा बीबी, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। मिनाल रो रो कर कह रही थी और सब फटी फटी निगाहों से रज़ा को देख रहे थे जो पत्थर का बुत बना खड़ा था, सिवाय मेहरमा के जो इसी सपाट तासुरात वाले चेहरे के साथ बोली थी, तुम पहले ही कज़फ का अर्तकाब कर चुकी हो। अब तुम्हारी गवाही तभी कबूल होगी जब तुम अपने इल्ज़ाम को झुटलाओगी। मैं झुटलाती हूँ, मैंने झूठ बोला। यह हम दोनों का मंसूबा था, दौलत के लिए, पैसे के लिए, रज़ा के लिए। वो सिसकियों के दरमियान बेराबत फिक्रें अदा कर रही थी। बेचल मीरू, मेहरमा ने तहकम से आवाज़ लगाई। फ़ौरन 2 मुलाजिम हाजिर हुए थे। रज़ा साहिब को ले जाओ, इनका फ़ैसला हम बाद में करेंगे। और सलीमा माई को भेजो, इस लड़की को बकिया कोड़े वही लगाएगी। इसकी सज़ा अभी ख़त्म नहीं हुई और ऐसा करके मैं तुम्हें आखिरत की सज़ा से बचा रही हूँ। मिनाल घुटनों के बल फर्श पर गिर गई। इसका सर झुका था और वो बुरी तरह से रो रही थी। बुत बने रज़ा को वो दोनों मुलाजिम अपने साथ ले गए। मेरे खुदाया, तो क्या ये सब झूठ था? सोनी का सख्ता अब टूटा था। इसने बेख्तियार दोनों हाथों से सर थाम लिया। हाँ सोनी, और काश तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह सिखाया होता कि जब भी कोई किसी बदकार की तोहमत लेकर आए तो उसकी शक्ल की शबाहत या DNA टेस्ट के बजाय 4 गवाह मांगो। मेहरमा ने एक इज्तमाई निगाह शहला पर डाली जो नदामत से सर झुकाए बैठी थी।
सामने बैठे जहांगीर शाह के चेहरे पर ढेरों हज़्नो मलाल के साथ इत्मीनान भी था, बुरत का इत्मीनान। माई सलीमा की ज़रूरत नहीं है, ये काम मैं भी कर सकता हूँ। हुसनैन एकदम अपनी जगह से उठा और ज़मीन पर गिरा कोड़ा उठा लिया। मिनाल ने रहम तलब नज़रों से इसे देखा और हाथ जोड़ दिए। तरस मत खाओ हुसनैन और कलाई घुमाकर कोड़े मारो। ध्यान करना तुम्हारा बाजू बगल से जुदा ना हो और अल्लाह की हद नाफिज करते हुए तुम्हें इस पर तरस नहीं खाना चाहिए। अब वो वक्त आ गया है कि अल्लाह के बारे में मेहरमा को किसी मलामत गर की मलामत की परवाह नहीं है, तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। नहीं है, मुझे किसी मलामत गर की मलामत की परवाह नहीं है और मुझे रहम भी नहीं आ रहा है। ये इसी सज़ा की मुस्तहकिम है मेहरमा। इसकी एक बहतान ने मेरी बीबी जान की ज़िंदगी छीन ली है। इसे भी पता चलना चाहिए कि किसी पर तोहमत लगाना छोटी बात नहीं होती है। एक नफरत अंगेज़ निगाह इस पर डालकर हुसनैन ने कलाई घुमाई। मिनाल ने गर्भ से आंखें मींच ली। वो वाकई इस सज़ा की मुस्तहिक थी। 8, 9, 10। मेहरमा बहुत पुरसकून सी अपनी गिनती मुकम्मल कर रही थी। मिनाल की सिसकियाँ हॉल के कमरे में गूंज रही थी।